गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एनटीएस फिजिक्स टेस्ट सीरीज का ये 5वां टेस्ट, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको टेस्ट दिया है तो आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। और आइए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। असर्शन पावर ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो पावर बनती है वो भी कांस्टेंट होती है, ऐसा कहा जाए। अब क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू वी होता है। अब जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा, जब बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। और एक्सेलरेशन जब बनेगा तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाएगी, और जब पार्टिकल और आगे जाएगा तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, यहाँ तक जाते थे वेलोसिटी मान लिया कि 3u हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी फोर्स से मल्टीप्लाई होगी तो फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो पावर भी इंक्रीजिंग होगा, बिल्कुल इंक्रीजिंग होगा, कि पावर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स कांस्टेंट है इसलिए पावर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी लगातार फोर्स की वजह से बढ़ रही है। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बन रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, और वो वेलोसिटी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर भी लगातार बढ़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स की पावर भी कांस्टेंट होती है। ये लगने में, देखने में कितना अच्छा और सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। आगे सुनो, नेट कांस्टेंट फोर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है, यानी ये गलत, असर्शन गलत है और रीजन सही है, मतलब ऑप्शन डी होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A body is moving from x is equal to 2 to x is equal to 1 under the force of F is equal to 4x। एक बॉडी कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, x is equal to 2 से x is equal to 1 की तरफ मूव कर रही है ना। x is equal to 2 से x is equal to 1 की तरफ मूव कर रही है, जबकि उस पर लगने वाला फोर्स F is equal to 4x है, यानी कि फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है ना। यानी कि ये फोर्स मोशन के अपोजिट लग रहा है तो ये रिटार्डेशन बनाएगा। The work done by this force is negative। बिल्कुल सही बात है, फोर्स दाईं तरफ और डिस्प्लेसमेंट बाईं तरफ होने की वजह से वर्क डन नेगेटिव आएगा। आइए ये पढ़ते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है कि वर्क डन क्यों नेगेटिव होगा। वर्क डन इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का साइन है, अपोजिट डायरेक्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा। Assertion in circular motion work done by all the forces acting on the body is 0। देखिए सर्कुलर मोशन ये कहना चाहते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज 0। इन सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज ऑलवेज 0। ये अपने आप में सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए रस्सी में कोई पेंडुलम बंधा हुआ है, और जब वो सर्कुलर मोशन में इस प्रकार से घूमता है तो ग्रेविटी वर्क करती रहती है। नीचे से ऊपर जाते वक्त वो निगेटिव वर्क, और फिर ऊपर से नीचे आते वक्त वो पॉजिटिव वर्क करती है। यानी कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करती है, और पॉइंट बी से सी तक वापस आने में वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगता है तो पॉजिटिव वर्क करती है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस 0 नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। कहीं पर भी देख लीजिए भाई, ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। यानी कि ये गलत और ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी होगा। डी ऑप्शन का मतलब होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। असर्शन corresponding to displacement time graph of particle moving in a straight line, we can say that total work done by all the forces acting on the body is positive। आप देखिए वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है क्योंकि स्लोप लगातार बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी यानी कि ds by dt यानी कि स्लोप ऑफ st ग्राफ, ठीक है ना। और st ग्राफ के स्लोप का मतलब है tan थीटा। और क्या देख पा रहे हैं कि थीटा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे थीटा कम है और यहाँ पर थीटा देखिए बढ़ गया, ठीक है ना। और आगे जाने पे थीटा और बढ़ गई, यानी कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। वेलोसिटी लगातार तभी बढ़ती है जब नेट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा हो, तब वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। और अगर नेट फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो वेलोसिटी लगातार घटती है। यानी कि ये जो असर्शन लिखा हुआ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब नीचे देखिए, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब है फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, तभी वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क बाय ऑल द फोर्सेस पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, ये सही है, ये स्टेटमेंट रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन ए होगा। The pump is requiring a lift
to lift 800 kg water per minute from the 10 meter deep well and eject it with a speed 20 meter per second. The required power in watt of the pump. एक पंप क्या क्या कर रहा है? एक पंप वर्क डन कर रहा है। कैसा कैसा वर्क डन कर रहा है? पानी को ऊपर ले जाने में भी वर्क कर रहा है और उसको गति से यानी कि वेलोसिटी से बाहर थ्रो करने में भी वर्क कर रहा है, और अपॉन में टाइम करेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। इस तरीके से m/t यानी कि मास पर सेकेंड gh, और यहाँ पर हाफ m/t यानी कि मास पर सेकेंड के साथ में v²। अब यहाँ पर m/t की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? m/t की जगह पर हम लोग 800 किलोग्राम कितने मिनट में, पर मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड इंटू 10 करेंगे, इंटू कितना h कर ले जाना है, 10 मीटर हाइट तक ले जाना है, हाफ। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, अमाउंट अपॉन टाइम टेकन 1 मिनट पर मिनट लिखा हुआ है, एंड v² इज 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। इस तरीके से 800/60 इंटू 100 एंड यहाँ पर 1/2, 800/60 इंटू 400। इस तरीके से 800/60 को कॉमन लेकर और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा 400 प्लस 2। ये देखिए जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ का 100 हुआ और ये 400/2 यानी कि 200, तो ये बन गया 600। देखिए ध्यान से, तो 80/60, 800/60 और इंटू कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए 300, ठीक है ना। तो ये 5 टाइम्स हो गया और ये आ गया 4000। इतने वॉट का पंप हमको चाहिए होगा ये काम करवाने के लिए, ठीक है ना भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। A ball is dropped onto the floor from height 10 मीटर। 10 मीटर हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ये देखिए। तो वो बॉल जमीन से टकराती है काइनेटिक एनर्जी k1 से। कितनी हाइट से गिरती है? h1 से। तो k1 बराबर कितना होता है बताओ? mgh1, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब ये बॉल जब वापस जाती है तो काइनेटिक एनर्जी k2 हो जाती है और थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाने की वजह से वो दोबारा वो साइड तक नहीं जा पाती है, कम हाइट तक जा पाती है। तो इस बार जो mgh2 बनता है वो किसकी मदद से बनता है? k2 की मदद से बनता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में और पलटने के बाद काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में। कुल मिलाकर हमें बात ये समझ में आई कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सवालों में, या इक्वल है। बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं, यहाँ की पोटेंशियल बराबर यहाँ की काइनेटिक और यहाँ की काइनेटिक बराबर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू h है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक बॉल को हमने ड्रॉप किया 10 मीटर हाइट से और 20% इनिशियल एनर्जी का लॉस हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि k1/k2 = h1/h2। k1 को 100 मान लीजिए और k2 80 हो जाएगा क्योंकि 20% टक्कर में लॉस हो गया। h1 10 है और h2 हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर h2 = 800/100 यानी कि 8 मीटर हाइट तक बॉल वापस जाएगी। 10 मीटर से गिरी थी लेकिन टक्कर के बाद वो सिर्फ 8 मीटर हाइट तक वापस जाएगी। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब किसी बॉल को गिराया जाता है तो जो जहाँ से गिराया जाता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है और जमीन पर टकरा जाने पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि mgh = k। और जब वापस पलटती है तो k काइनेटिक एनर्जी से पलटती है और h2 हाइट तक जाती है, तो यहाँ पर k2 = पोटेंशियल एनर्जी mgh। इस प्रकार से फंडा ये बना कि इन टक्कर वाले सवालों में जिसमें बॉल को ड्रॉप किया जाता है, बॉल टकराती है और फिर वापस जाती है और दोबारा वो h2 हाइट तक ही जा पाती है, ऐसे सभी सवालों में काइनेटिक एनर्जी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी mgh के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ऐसे सभी सवालों में काइनेटिक एनर्जी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो h1 के प्रोपोर्शनल होगी और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो h2 के प्रोपोर्शनल होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अनडाउटेड अच्छा सवाल है, मतलब बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान भी है। A body has kinetic energy E when projected at angle for maximum range। मैक्सिमम रेंज के लिए आपको एंगल अच्छी तरह पता होगा, याद होगा, बिल्कुल हमेशा याद रहता होगा। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर बॉल सबसे ज्यादा रेंज तक जाती है, ये देखिए, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी k2 और यहाँ से फेंका वहां पर कितनी है k1। तो k1 = ½ m u²
एंड k2 इज इक्वल टू हाफ m u की जगह पर u cos थीटा का होल स्क्वायर। सो वी कैन से दैट हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो k1 और साथ में cos स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अब यहाँ पर क्योंकि सवाल मैक्सिमम रेंज से एसोसिएटेड है तो एंगल 45 डिग्री होगा, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/2। k1 को e कहा गया है तो e/2 होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, आसान सवाल है। हाँ, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन वही अच्छा होता है जिसको करने में दिक्कत तो हो लेकिन वो कठिन ना हो, एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन ना हो और कर हो भी ना पा रहा हो, इस प्रकार का रहता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक बकेट को नीचे से, हाँ, पानी की बकेट को नीचे से बाल्टी में भर के ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है ना। ये देखिए इसका मास कैपिटल M है और जिस रस्सी के सहारे हमें खींचना है उसका मास भी है। अब कहते हैं ऊपर तक खींचने में कितना वर्क करना पड़ा, इस पर्सन को कितना वर्क करना पड़ा। तो यहाँ से मान लीजिए खींचना शुरू किया और ऊपर तक, यहाँ तक खींच के ले गए। तो हमने कहा था कि रॉड या चेन की प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास से सॉल्व किया करो। तो सेंटर ऑफ रोप को, सेंटर ऑफ मास को कितना ऊपर खींचा, L/2 ही खींचा, जबकि ये कितना ऊपर खींचा बताइए, पूरा L खींचा। इस प्रकार से इस पर्सन को कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन बाय पर्सन इज इक्वल टू फोर्स है, यहाँ पर m को कितना ले जाना पड़ा, m को पूरा L ले जाना पड़ा और m/2, हाँ, सेंटर ऑफ मास का मास स्मॉल m है, रोप का मास स्मॉल m है, रोप का मास स्मॉल m है और इसको कितना ऊंचाई तक ले जाना पड़ा, L/2 ऊंचाई तक ले जाना पड़ा। इस तरीके से हमने GL को कॉमन ले लिया तो m प्लस स्मॉल m/2 और साथ में GL आ गया। ये हमारा रिजल्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन है। रॉड या चेन को खींचे जाने वाले सवालों को हमेशा रोप या चेन के सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करना चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार की स्टॉपिंग डिस्टेंस का बड़ा फेमस फार्मूला है u² - 2as। सो 0 इज इक्वल टू u² - 2as। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि u1/u2 का होल स्क्वायर। तो पहले ये वेलोसिटी को v रखते थे और बाद में उन्होंने वेलोसिटी को डबल कर दिया। पहले इनकी स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 हुआ करती थी, बाद में ये s2 हो गई। सो दिस बिकम 1/4। सो वी कैन से दैट s2 इज इक्वल टू 4s1। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले सवालों में आप इस इनइक्वालिटी को ध्यान रखिए और इसी से सवाल को तुरंत सॉल्व कर दिया करिए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको स्टार्टिंग से सोचना और समझना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। A particle of mass m move from rest under the action of constant force which act for 2 seconds. The maximum power attained maximum power की वैल्यू बताइए। तो जब हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन बनेगा और इस कांस्टेंट एक्सीलरेशन की वजह से 2 सेकंड में वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और जब वेलोसिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा होगी उस समय पावर हमको फाइंड करनी है। इस जगह पर हमें पावर फाइंड करनी है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। फोर्स यहाँ पर लग रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर V हो चुकी होगी। तो आइए हम लोग पहले V फाइंड करें, तभी हम लोग B पर पावर को फाइंड कर पाएंगे। एट B V इज इक्वल टू U प्लस AT। सो इट इज F/m और T की वैल्यू 2 सेकेंड, 2F/m होगा। अब B पॉइंट पर मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस 0। पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू V इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स F है और वेलोसिटी 2F/m है। सो वी कैन से दैट द आंसर विल बी 2F² बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, अच्छा है, तभी तुमसे कह रहे हैं बार बार कि सवाल अच्छा है। A body moves under the action of constant force acting on a straight line. The instantaneous power developed by the force with time t is correctly represented by। तो एक बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा और कांस्टेंट फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन डेवलप होगा और एक्सीलरेशन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पर पहुंचकर बॉडी की वेलोसिटी v हो गई। तो समय के साथ पावर का रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो आइए हम पहले v फाइंड करेंगे और v फाइंड करने के बाद काम करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस
80 यानी कि 0 प्लस एफ बाई एम टी। पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड दे दी थी और इस क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू को नहीं दिया गया बल्कि टाइम के फॉर्म में ही रिजल्ट को निकलवाया गया, ठीक है ना। तो पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एट पॉइंट बी पर पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी इंटू कॉस 0। सो एफ इंटू वी इज इक्वल टू एफ बाई एम into t, so you can say that f square by mt, so you can say that power proportional to time, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर डिलीवरी भी बढ़ रही है। फोर्स बॉडी को जो पावर डिलीवर कर रहा है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है फोर्स के द्वारा बॉडी को मिलने वाली पावर भी लीनियरली बढ़ती जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। एक स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू टू पार्ट्स, 1/3 लेंथ एक की है, दूसरे की लेंथ 2/3 होगी, इसको दो पार्ट में कट कर दिया गया, ठीक है ना। ये देखिए, ये हो गया l/3, तो दूसरा हो गया 2l/3। जब कट कर दिया गया उसके बाद इनको खींचा गया, ये l/3 वाला है और ये जो टुकड़ा है वो 2l/3 वाला है। और दोनों को कैसे फोर्स से खींचा, दोनों को कैसे फोर्स से खींचा, सेम अमाउंट से खींचा, दोनों को सेम अमाउंट से खींचा, मतलब इसमें भी खिंचाओ x किया, इसमें भी खिंचाओ x किया, तो वर्क डन का रेशियो फाइंड करना है। किस केस में कम होगा, किस केस में ज्यादा होगा, तो W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि W प्रोपोर्शनल टू k आ गया, यानी कि पहले केस में W1 और दूसरे केस में W2 इज इक्वल टू K1 बाई K2 और K1 बाई K2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। तो क्योंकि सेकेंड पार्ट की लेंथ फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा है इसलिए सेकेंड पार्ट का L2 ग्रेटर देन L1 होने की वजह से, L2 ग्रेटर देन L1 होने की वजह से W1 विल बी ग्रेटर देन W2। देखिए, जो बड़ा है उसके सामने जो क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटा है उसके सामने क्वांटिटी छोटी होगी। तो क्योंकि L2 बड़ा है L1 से इसलिए वर्क डन 1 बड़ा होगा वर्क डन 2 से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, कॉन्सेप्ट ये किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। A particle moves under the action of force 20 I cap plus 15 J cap along the straight line 3y plus alpha x is equal to 5, where alpha is constant. If work done by the force is 0, then value of alpha। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में है और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है 3y plus alpha x is equal to 5. So we can say that 3y is equal to minus alpha x plus 5, यानी कि y is equal to minus alpha by 3x plus 5, ठीक है ना। तो आइए हम इन दोनों का स्लोप देख लेते हैं, इसका भी स्लोप देख लें और फोर्स का भी स्लोप देख लें। स्लोप देखने से क्या फायदा होगा ये आप पहले बताइए। स्लोप देखने से ये फायदा होगा कि क्योंकि वर्क डन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं, हाँ, ये 0 तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है स्लोप 1 और स्लोप 2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। ये रूल केवल तब होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके जो स्लोप्स होते हैं उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है। तो अब मुझे बता दीजिए स्लोप 1 क्या है। उस डायग्राम को देखकर आप स्लोप 1 खुद बता सकते हैं, बिल्कुल खुद बता सकते हैं। स्लोप 1 है tan θ1 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 15, हाँ देखिए ना, परपेंडिकुलर y है तो 15 और बेस x है यानी कि 20 तो ये 3/4 आ गया। अच्छा, अब आप इसको देखकर स्लोप 2 बताइए। स्लोप 2 बराबर tan θ2 और tan θ ये लिखा होता है यहाँ पर, ये देखिए स्लोप यही होता है -α/3 हो गया। और अब स्लोप 1 और स्लोप 2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
3/4 into minus alpha by 3 is equal to -1. So we can say that minus alpha by 4 is equal to -1, माइनस से माइनस कैंसिल कराइए और अल्फा इज इक्वल टू 4। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन, आपको कुछ सीखने को मिले, यही अच्छा है, सिखा पाए आपको, वही उद्देश्य है। टू स्प्रिंग है फोर्स कांस्टेंट के ए एंड के बी, एंड इनके हिसाब से के बी इज ट्वाइस ऑफ के ए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों स्प्रिंग को बाय सेम फोर्स, अच्छा दोनों स्प्रिंग्स को सेम फोर्स से खींचा गया, तो दोनों में खिंचाव जो होगा वो हम मानते हैं कि x1 और x2 खिंचाव दोनों में होगा, ठीक है ना। तो पूछा क्या गया है भाई, उनमें स्टोर्ड एनर्जी, अगर A में स्टोर्ड एनर्जी E है तो B में स्टोर्ड एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो स्टोर्ड एनर्जी स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग फोर्स को बराबर करके स्ट्रेचनेस में रिलेशन हम लोग पहले फाइंड कर लें, तब आगे अच्छा रहेगा। तो माइनस k1x1 is equal to minus k2x2, so we can say that x1 by x2 यानी खिंचाव का जो रेशियो होगा वो k2 by k1 होगा। अब आ जाइए एनर्जी स्टोर्ड का निकालें, तो u1 अपॉन u1 is equal to हाफ k1 x1 स्क्वायर एंड u2 is equal to हाफ k2 x2 का स्क्वायर। इस प्रकार से u1 by u2 is equal to k1 by k2 and x1 by x2 को रिप्लेस कर दिया जाए। कैसे रिप्लेस कर दिया जाए, x1 by x2 का होल स्क्वायर, इसको k2 by k1 से रिप्लेस किया जाए। देखिए ये लिखा हुआ है x1 by x2 बराबर k2 by k1, जब रिप्लेस कर दिया गया तो ये आ गया k2 by k1। अब जो k2 है वो एक्चुअली ट्वाइस ऑफ k1 है, 2k1 by k1 मींस दिस इज 2, एंड पहले में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो E हुई है और दूसरे में पूछी गई है, तो u2 is equal to E by 2, ये 2 नीचे आएगा और ऊपर, तो u2 is equal to E by 2। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कई बार देखा है, मैं समझता हूँ इस बात को। A bullet move with speed 100 meter per second can just penetrate into two plank of equal thickness। एक बुलेट जब दो प्लांक को पार करती है तब रुकती है, ठीक है ना। जब उसकी वेलोसिटी v थी तब की बात हो रही है, तब वो यहाँ जाके रुक जाती है, हाँ बिल्कुल यहाँ जाके वो रुक जाती है। तो अब कहना ये चाहते हैं कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो ऐसे कितने तख्ते रोकने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे, वही पुराने तख्ते कितने नंबर में हमें लगाने पड़ेंगे कि बुलेट सिस्टम को पार ना कर पाए और अंत तक जाते जाते वो रुक जाए। वेलोसिटी को हमें कितना कर देना है, वेलोसिटी को हमें पहले से डबल कर देना है। तो माना कि ये n तख्ते, जैसा कि हमने माना n है, तो ये मोटाई कितनी होगी बताइए, nx होगी, जबकि ये मोटाई 2x है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का जो मॉड होता है, फ्रिक्शन इंटू x स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को खा जाता है, यानी कि के इनिशियल माइनस के फाइनल। ये बात हमने बुकलेट में वर्क एनर्जी पावर में बताई है, बिल्कुल सेम आर्टिकल लेकर बताया है कि के इनिशियल माइनस के फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। तो पहले डायग्राम के हिसाब से फ्रिक्शन इंटू 2x इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि बाद में उसे रुक जाना है, तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर। अब हमने फिगर 2 को देखा तो हमने इक्वेशन बनाई f इंटू एन एक्स इज इक्वल टू हाफ m 2v का स्क्वायर माइनस 0, यानी कि 4 टाइम्स हाफ m v स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/n, नहीं 2/n, यहाँ 2x है और यहाँ पर nx है, तो 2/n इज इक्वल टू 1/4, सो n इज इक्वल टू 8 टर्न्स। हमें ऐसे 8 तख्ते लगाने पड़ेंगे और बुलेट को हम रोक पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। Under the action of force, 2 kg body moves such that its position x
एज द फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3, जहाँ पर एक्स मीटर में और टाइम सेकंड में है, सारी चीजें एसआई में दी हुई हैं। द वर्क डन बाई द फोर्स इन द फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में कितना वर्क करना पड़ा। तो देखिए कभी ऐसा हो कि फोर्स के बारे में कुछ भी ना पता हो और वर्क डन पूछा जाने लगे, फोर्स के बारे में कुछ भी ना पता हो और वर्क डन पूछा जाने लगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि फोर्स की वैल्यू या ये कि कितने फोर्स लग रहे हैं ये पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही वर्क एनर्जी थ्योरम की खासियत है कि फोर्स के बारे में कुछ भी ना पता हो तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, के फाइनल माइनस के इनिशियल का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी से मतलब है, यानी कि हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मान रखते हैं, तो मान रखने के लिए हमको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का पता करके चलना पड़ेगा। तो आइए, वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें, तो 1/3 एंड 3t स्क्वायर, सो दिस इज t स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी विल बी 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। वी कैन पुट द वैल्यूज हियर 1/2 इनटू मास और v2 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और v1 स्क्वायर यानी कि 0। सो 2 से 2 कट गया और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 जूल वर्क आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट हाईएस्ट पोजीशन इज k if range of projectile is 4 times मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल की रेंज हाइट का 4 टाइम्स कब होती है, ये बात आपको मालूम है क्या? जब हम मैक्सिमम रेंज के लिए पार्टिकल को फेंकते हैं, ऐसे में अगर ये मैक्सिमम हाइट h है तो ऐसे में ये जो रेंज होती है जो कि मैक्सिमम रेंज कहलाती है वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स के बराबर होती है, ये बात पता होगा। और अगर ये ऐसा होता है तो ये एंगल 45 डिग्री होता है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी u cos 45 हॉरिजॉन्टल में होगी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी k1, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को k2 मानते हुए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो k1 क्या होगा और k2 क्या होगा? k1 will be half m u square and k2 will be half m u cos थीटा का स्क्वायर, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री होगा, यानी k2 इज इक्वल टू k1/2 होगा। इस सवाल में k2 दिया हुआ है, k2 इज इक्वल टू k और k1 हमसे पूछा गया है, तो k1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस बात से हम जान गए थे कि ये मैक्सिमम रेंज का सिचुएशन है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो गया। छोटी सी बात से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला, a block of mass 10 kg is moving x direction with constant speed 10 meter per second. It is subjected to a retarding force of f is equal to minus 0.1 x joule per meter during its travel from x is equal to 20 to x is equal to 30. Its final kinetic energy will be, ठीक है ना। अब फोर्स देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, तो कैसे किया जाए? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, फोर्स के बारे में बात हो रही है, तो अब हम लोग वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वर्क डन कैसे फाइंड होगा? वर्क डन फाइंड होगा एफ डॉट डी एस करने से। वर्क डन फाइंड हो जाएगा, एफ डॉट डी एस करना है या डी एक्स करना है, डी एक्स कर लीजिए क्योंकि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के फाइनल हमको फाइंड करना है, और के इनिशियल विल बी हाफ एम, मास 10 kg है और v स्क्वायर ऑल्सो 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो वी गेट के फाइनल माइनस 5 इंटू 100 मीन्स के फाइनल माइनस 500, ठीक है ना। के फाइनल हमको फाइंड करना है। अब हम लोग सबसे पहले ये करें कि माइनस 0.1 x को हम लोग इंटीग्रेट करें जिससे कि वर्क निकल पाए, f इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स, माइनस साइन को बाहर ले लें, 0.1 को बाहर ले लें और इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 हो गया, और लिमिट हम लोग लगाएंगे 20 से 30 मीटर की। सो वी कैन से दैट माइनस 0.1/2 और ले लीजिए, अपर लिमिट 900, लोअर लिमिट 400,
इक्वल टू के फाइनल माइनस 500। सो यहाँ पर आपका देखिए क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 इंटू 0.150 आ जाएगा, 50/2 हो जाएगा। तो माइनस का 50 बाई माइनस का 50/2 माइनस का 50/2 इज इक्वल टू के फाइनल माइनस 500। सो वी कैन से दैट के फाइनल इज इक्वल टू 500 माइनस 25 मीन्स 475 जूल। कितना अच्छा सवाल है, कितना छोटा भी है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सवाल है। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन इसमें इन्वॉल्व है, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें इन्वॉल्व है, कि इनिशियल का डिटेल दिया हुआ है, कि फाइनल हमसे पूछा गया है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल ही बढ़िया। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इज स्टेज्ड इनिशियली बाई 5 सेंटीमीटर। पहले ये स्प्रिंग ऐसे थी और इसको पहले 5 सेंटीमीटर खींचा गया, 5 सेंटीमीटर खींचे जाने के बाद इसको 5 सेंटीमीटर और खींचा गया। ये 2 बार खिंचाव किया गया, एक बार 5, हाँ अभी तो खींची नहीं है, और एक बार x इज इक्वल टू 5 और एक बार 5 और, यानी कि x इज इक्वल टू 10 हो गया। हाँ ये x इज इक्वल टू 0 है, ये 5 खींचा तो 5 हो गया, 5 और खींचा तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमको फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय स्प्रिंग का फार्मूला होता है हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग। और हमें निकालना ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, तो यहाँ पर x फाइनल और x इनिशियल हो जाएगा। हमने जो पहले लिखा था वो वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखा था, और अब हमने लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट अब आप वैल्यू रखिए और फटाफट आंसर आपका आएगा 5 × 10⁻³ एंड x फाइनल यानी कि 10 स्क्वायर और x इनिशियल यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 और कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 1/2 × 5 × 10⁻³ एंड दिस इज 100 माइनस 25 यानी कि 75 देन 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। आपका 18.75 ये रिजल्ट इसका दिया रहेगा। आराम से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अगला क्वेश्चन सेशन रीजन का क्वेश्चन है, फ्रेम मूविंग इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड कैन नेवर बी एन इनर्शियल फ्रेम। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। कभी भी कोई अगर कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा है तो भी पार्टिकल के पास एक एक्सीलरेशन तो जरूर होगा, और उस एक्सीलरेशन का नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। चाहे भले ही कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा हो, तभी पार्टिकल के पास एक एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि मैं यहाँ पर आपको बना के देखिए बता रहा हूँ कि यह सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्टिंग टुवर्ड सेंटर। तो इन्होंने लिखा है कि अ फ्रेम मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड कैन नेवर बी अ इनर्शियल फ्रेम। ये कभी भी इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है। एक्सीलरेटेड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम नहीं होता। रीजन इट हैज अ एक्सीलरेशन। कितना बढ़िया है कि कांस्टेंट स्पीड से घूमने वाला पार्टिकल भी इनर्शियल फ्रेम नहीं कहलाता, क्योंकि उसके पास एक्सीलरेशन होता है। वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाता है जिसके पास कोई एक्सीलरेशन ना हो, और अगर एक्सीलरेशन है तो कभी भी इनर्शियल फ्रेम नहीं बोलेगा। बहुत ही बढ़िया ये असर्शन रीजन है, और इसमें ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये जरा सी बात इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पा रही है। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी, पॉइंट ए पर जो एक्सीलरेशन होगा वो जी से ज़्यादा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। एक्चुअली पॉइंट ए पर 2 एक्सीलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट करने से आएगा। ये रहा नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन बराबर √AT² प्लस AC²। अब एक्चुअली AT जो होगा, एक्चुअली जो AT होगा ये तो इसकी वेलोसिटी है, और जिसका AT होगा दैट विल बी G इक्वल टू G, और जो नेट एक्सीलरेशन बनेगा, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा, इसलिए जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो इधर जाके बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा, ठीक है। अब सही है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? G के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू v²/r के बराबर होगी। तो जब इसको हमने देखा तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस a की वैल्यू में G से कहीं सरप्लस है, यानी कि ग्रेटर देन G होगा।
रीजन में लिखा गया कि नेट एक्सीलरेशन एट ए इज रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही है, जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो टेंजेंशियल और रेडियल का रिजल्टेंट होगा, इसीलिए जी से ज्यादा होगा। कितना बढ़िया है, देखिए असर्शन बिल्कुल सही, रीजन बिल्कुल सही और एक्सप्लेनेशन भी अल्ट्रा करेक्ट है और अच्छे से रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करने के काबिल है। A particle revolving in a circle with increasing its speed uniformly. Which of the following is correct? एक पार्टिकल की स्पीड लगातार यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अभी देखिए v है, फिर कुछ देर बाद मान लिया 2v हो गई, फिर कुछ देर बाद 3v हो गई, फिर उसके बाद 4v हो गई, फिर उतने ही इंटरवल के बाद 5v हो गई। तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली विद द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो देखिए इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा जो कि डायरेक्शन के मामले में लगातार बदल रहा होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा और ये भी समय के साथ बदल रहा है। देखिए डायरेक्शन लगातार इसकी बदल रही है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, जिसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, कांस्टेंट नहीं है। और पार्टिकल के पास एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा, अल्फा जिसको बोलते हैं, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये एक्सियल आउटवर्ड होगा, ये होगा और हमेशा एक्सियल आउटवर्ड होगा। तो कौन कौन से एक्सीलरेशन बदल रहे हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेरिएबल है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी वेरिएबल है, डायरेक्शन की वजह से वेरिएबल है और वैल्यू की वजह से भी वेरिएबल है। लेकिन जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो एक्सियल वेक्टर होने की वजह से उसकी वैल्यू फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा। ये कैसा होगा, ये वेक्टर बिल्कुल कांस्टेंट वेक्टर होगा, मान में भी और डायरेक्शन में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पकड़ में ना आने वाला क्वेश्चन है। एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब विल बी। बॉब की काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, बताइए कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। लोएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ना। और जहाँ तक बॉल जाता है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है। और ये काम कितने एंगल पर हुआ है, थीटा एंगल पर हुआ है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो A से B तक हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। KA प्लस UA बराबर KB प्लस UB होगा। तो KA हमसे पूछ लिया गया है और UA विल बी 0, क्योंकि हमने इसी लेवल पर रेफरेंस लेवल मान रखा है। रेफरेंस लेवल हमने इसी पर मान रखा है और रस्सी की लेंथ जो है वो L है ना, और ये हाइट H है, ठीक है ना। तो B पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। इस प्रकार से A पर काइनेटिक एनर्जी mgh होगी। और सर्कुलर मोशन में h कैसे लिखा जाता है सभी को पता होगा, h लिखा जाता है L1 माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आता है, क्योंकि ये पूरा L होता है और अगर ये h होता है तो ये L माइनस h होता है और ये L होता है। तो इस वाले ट्रायंगल पर जिस पर हम ये स्टार बना रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी L माइनस h बाई हाइपोटेन्यूज L। इस प्रकार से L cos थीटा इज इक्वल टू L माइनस h। इस प्रकार से h इज इक्वल टू L माइनस L cos थीटा, जिसे हम लोग L कॉमन लेकर लिखते हैं 1 माइनस cos थीटा। h को हमने इस प्रकार से लिखा L 1 माइनस cos थीटा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बैलेंस क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही होगा, बहुत ही बढ़िया बैलेंस क्वेश्चन है ये। A particle of mass m is fixed at two end of the light rigid rod of length L and rotated in a vertical circular path about its one end. The minimum speed of particle at its highest point must be. A particle of mass m is fixed to the one end of the light rigid rod. अरे rigid rod के ऊपर रखा हुआ है, स्प्रिंग में नहीं है, रॉड के ऊपर रखा हुआ है। देखिए रॉड में यहाँ पर की लगी हुई है और रॉड में यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है ना। ये देखिए, तो जब ये रॉड के ऊपर रखा है तो अगर हम इसको 0 वेलोसिटी से ही धक्का दे देंगे तो भी ये नीचे आता हुआ सर्किल कंप्लीट करने की स्थिति बनाएगा। अगर 0 वेलोसिटी से भी धक्का दे देंगे तो भी
अगर ये रस्सी में लटका होता तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 देते तो ये यहीं से नीचे गिर जाता, लेकिन ये रॉड के ऊपर टिका हुआ है इसलिए 0 वेलोसिटी से ही ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आकर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो √5 नहीं बल्कि √4 होगी और वो √4 से फिर से ऊपर पहुंच जाएगा और इस प्रकार से ये सर्कुलर पाथ पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस कंडीशन है जिसमें रस्सी नहीं बल्कि रिजिड रॉड के ऊपर एक बॉल को फिक्स करके 0 वेलोसिटी से धक्का दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी √4 होगी। ये जो रॉड है वो मासलेस है, रॉड के मास को बिना कंसीडर किए हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 0 यहाँ पर 4 इस प्रकार से सर्किल कंप्लीट होता जाता है। सर्किल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, यानी कि अगर रिजिड रॉड में कोई बॉल लगाई जाए तो 0 वेलोसिटी से धक्का देने पर भी सर्किल पूरा कराया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट और कुछ जानकार लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर वेलोसिटी √GL होगी तब सर्किल पूरा होगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर √GL होगी और यहाँ पे √5GL होगी और यहाँ पर √3GL होगी। वो ये भूल रहे हैं कि वो स्ट्रिंग में लटके पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जबकि हमने सवाल स्ट्रिंग में पेंडुलम का नहीं दिया बल्कि रिजिड रॉड में इस बॉडी को फिट किया गया। तो आंसर होगा 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लगभग सभी ने इसको गलत किया है, कुछ लोगों ने सही किया है लेकिन काफी लोगों ने गलत किया है। A simple pendulum of length L, mass m, initially at lowest position, is given a minimum horizontal speed necessary to move it in a circle of path about point of suspension, the tension in the string at the lowest point. देखिए सिंपल पेंडुलम से अगर हम सर्किल पूरा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू √5gr कम से कम होनी चाहिए। √5gr कम से कम √5gr होनी चाहिए। रस्सी की लंबाई L होने की वजह से हम R लिखने की बजाय यहाँ पर रेडियस की जगह पर L लिखना चाहेंगे और तब ऐसा होता है, तब यहाँ पर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली √GL हो जाती है और सर्किल पूरा होता रहता है। तो लोवेस्ट पॉइंट पर हमको टेंशन फाइंड करना है तो वेट mg होगा और टेंशन मान लीजिए कि T होगा, तो T से हम सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे। T माइनस mg mv² r की जगह पर L लेंगे, सो m/L और 5gl, L से L कैंसिल होगा तो 5mg बनेगा। तो T माइनस mg = 5mg, सो वी कैन से दैट T = 6mg। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सभी हाँ जिसको ये बात मालूम है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। यहाँ पर देखिए मिस गलत लिखा हुआ है, अब सही लिखा हुआ है √GL होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर √3GL होगा, यहाँ पे √GL होगा जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर √5GL होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी √3GL और यहाँ पे वेलोसिटी √GL के बराबर होगी और नीचे टेंशन निकालने पर 6mg के बराबर ये आ जाएगा। A point move along the circle having radius 20 cm with constant tangential acceleration. How much time it needed after motion began for the normal acceleration of the point to be equal to the tangential acceleration? इनका कहना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। आइए इस टाइम को हम लोग सॉल्व करें। = टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v²/r is 20 cm to 10⁻⁻2 and tangential acceleration is 5 cm/s²। तो ये भी -2 हो गया, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। इस तरीके से v² = 100 × 10⁻² × 10⁻², यानी कि ये हो गया ये एक तो ये खत्म ही हो गया, तो ये हो गया v = 10⁻⁻1 यानी कि v = 1/10 मीटर/सेकंड। अब इस वेलोसिटी के आने में कितना समय लगेगा तो बताइए। वेलोसिटी किस वजह से बढ़ती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ती है। v की वैल्यू 1/10, इनिशियल वेलोसिटी 0, v किसकी वजह से बढ़ता है बोलो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ता है v। तो यहाँ पर एक जगह पर 80 लिया जाएगा, सो t = what? t = 1/50 × 10⁻², यानी कि 100/50 मीन्स ये काम 2 सेकंड बाद हो जाएगा। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 1/10 हो जाएगी और तब ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A ring of mass 2 kg and radius 0.25 meter is making 300 rpm above the axis through the perpendicular plane. The tension in the
आपको मालूम होगा जब कोई मोटा रस्सा बहुत हाई स्पीड से घुमाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से उसके सभी जगहों पर एक टेंशन आ जाता है, और टेंशन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई। एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई एंगुलर वेलोसिटी पहले ही फाइंड कर लेना 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ है 300 आरपीएम, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, और ये आ गया 10 पाई। तो इसकी जगह पर आपको रखना है 10 पाई, आर की जगह पर आपको रखना है 0.25 मीटर, और मास की जगह पे आपको 2 पाई रखना है, और नीचे आपका 2 पाई से 2 पाई काटने के बाद आपका बड़े आराम से ये रिजल्ट आएगा, बहुत आराम से आएगा। मास को 2 पाई रखना है, आर को 0.25 रखना है, इसको हमको 100 पाई स्क्वायर रखना है। पाई स्क्वायर से मत घबराइए, पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर 10 के बराबर ही होता है, और अपॉन में 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाना है, तो 0.25 इंटू 100 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और पाई स्क्वायर का मतलब हो गया 10। इस प्रकार से ये 250 न्यूटन का टेंशन इस रस्से में होगा जब इसको हम इस एंगुलर वेलोसिटी से तेजी से घुमाएंगे। तो इस रस्से में जो टेंशन आएगा वो 250 न्यूटन के बराबर आएगा। रस्सी में टेंशन का ये फॉर्मूला नोट्स में मैंने डिराइव भी किया है, इस चैप्टर में डिराइव किया है, रोटेटरी मोशन में डिराइव किया है, हालांकि सर्कुलर में ये नहीं डिराइव किया है, रोटेटरी में इसको डिराइव किया है, ये सवाल दिया हुआ है रोटेटरी मोशन में बुकलेट। और अब देखिए एक एम मास का, मास एम मूव इन अ सर्किल लाइक दिस, और पहले उसकी वेलोसिटी v नॉट थी और रेडियस ऑफ द सर्किल r नॉट था। इस रेडियस पर और इस वेलोसिटी पर वो m को रोक नहीं पा रहा था, धीमे धीमे m नीचे आने लगा और रेडियस कम होने लगा, और कम होते होते इतना कम हो गया कि टेंशन ने इस वेट को बैलेंस कर लिया, और जब बैलेंस कर लिया तो ये अपनी जगह पर रुक गया। यानी कि बाद में क्या हुआ, ये बाद का डायग्राम मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ कि बाद में ये मास r/3 रेडियस पर आ गया, r0/3 रेडियस पर आ गया, और इस रेडियस पर टेंशन इतना ज़्यादा हो गया कि उस टेंशन ने इस कैपिटल M वाले मास को बैलेंस कर लिया। T बराबर क्या हो गया बताइए, mg हो गया। तो क्वेश्चन है कि इस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उस समय उसकी वेलोसिटी निकालिए पहले, हाँ मास m मान के, मास m दिया ही हुआ है ना, मानना क्या है, तो वेलोसिटी निकालिए और वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी को निकालिए। तो पहला काम है इस समय उसकी वेलोसिटी को निकालना। पहले उसकी वेलोसिटी v नॉट थी और रेडियस r नॉट था, हाँ सर्किल का रेडियस r नॉट था, इस समय उसकी वेलोसिटी माना कि v है और रेडियस r0/3 सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पर 2 के अलावा कोई तीसरा पार्टिकल ना होने की वजह से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हेल्प ले सकते हैं। जे इनिशियल इज इक्वल टू जे फाइनल, यानी कि m इनिशियल में mv0 r0 इज इक्वल टू फाइनल में mv r0/3, तो m और r0 कैंसिल हो गए और v की वैल्यू आ गई है 3v0, यानी पहले उसकी वेलोसिटी v0 थी और इस समय उसकी वेलोसिटी 3 गुना बढ़कर 3v0 हो जाएगी, और इसलिए इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर, यानी कि हाफ m 3v0 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/2 mv0 स्क्वायर, 9/2 mv0 स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अनडाउटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आया था उसमें r0/2 था बाद में सर्किल का रेडियस, और हमारे क्वेश्चन में r0/3 करके इस क्वेश्चन को ऑल्टर करके दिया गया है। हार्ट ऑफ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज। पंप, हार्ट की पावर, बहुत फेमस फार्मूला भैया, पावर ऑफ हार्ट, हार्ट की पावर का बहुत ही फेमस फार्मूला, बहुत ही फेमस फार्मूला, पावर ऑफ हार्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन को हम लिखेंगे P डेल्टा V, और टाइम डेल्टा V क्या है, हार्ट जितना वॉल्यूम फेंकता है बाहर और कितने टाइम में, वो नीचे लिखना है, P प्रेशर है। प्रेशर सवाल में दिया नहीं है, तो HdG प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो H कितना है, 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 150 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻3, G की वैल्यू 10, और वॉल्यूम कितना फेंकता है, कितना वॉल्यूम 5 लीटर, लीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में, और कितने मिनट में, 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा 1.70। आप इसको सॉल्व करिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है,
जिसमें कोई ऑल्ट्रेशन हमने नहीं किया है, वो वैसे ही इक्वेशन हमने दे दिया है, हमने कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया। हार्ट की पावर का फार्मूला वैसे तो किसी भी मशीन या किसी भी चीज़ की पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन बराबर होता है पी डेल्टा वी। फ्लूइड मैकेनिक्स में वर्क डन और थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क डन मैकेनिक्स वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, जहाँ पी कांस्टेंट प्रेशर को भी बताता है, कांस्टेंट प्रेशर है a car of mass m start from rest and acceleration so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of car is proportional to instantaneous velocity का टाइम से क्या संबंध होगा, कांस्टेंट पावर, पावर इज इक्वल टू पावर, कांस्टेंट पावर है, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू वी। हम पावर के फॉर्मूले से एक्सीलरेशन तक पहुंचे और एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से हम वेलोसिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन पूछा गया है। तो हम v को v वाले टर्म एक तरफ और dt वाले सब टर्म एक तरफ p नॉट बाई एम dt, तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। कांस्टेंट को बाहर निकालते हुए हमने ये काम किया, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी नॉट बाई एम इंटू टी। सो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, ठीक है ना। इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको सब तैयार कर लीजिए और उसके बाद अगले क्वेश्चन पेपर की तैयारी अभी से कल से ही स्टार्ट कर दीजिए। आज का दिन तो खैर आपका कोचिंग वगैरह करने में और पढ़ाई वगैरह करने में निकल गया होगा, लेकिन अगले टेस्ट की तैयारी आप बिल्कुल प्रॉपरली कर लीजिए, क्योंकि बीच में दिवाली पड़ेगी। दीपावली में कुछ लोग शायद घर जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी जाएंगे, तो जो लोग घर जाएंगे उनका थोड़ा टाइम वहाँ भी जाएगा, जो लोग यहाँ रहेंगे तो दिवाली के माहौल में थोड़ा बहुत टाइम आपका खराब होना है। इसलिए पहले से ही अपनी स्टडी को इतना प्रॉपर कर लीजिए कि वहाँ दिवाली के आसपास के दिनों में थोड़ा अगर समय किसी ने आपका ले भी लिया तो भी आपका नुकसान ना होने पाए। ठीक है, चलिए तैयार करिए, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे।